कृष्णा, आपने बहुत सारी मूवीज़ एडिट की हैं एज एन एडिटर, एसोसिएट एडिटर, तो मैं ना एक लिस्ट बोलूँगी, अगर हम कहीं छूट गए हो, एक दो चीज़ें रह गई हो तो फिर आप बताना। ठीक है? यू वर्कड इन उमरा चकी रखिया, दजीम, काका, मित्रानु शौक हथियार, ब्यूटीफुल बिल्लो, माही मेरा निक्का जया, चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़, जगह जिंदा है, या गर्ल राइजिंग, अश्के, असीस, हैप्पी जर्नी। तो कुछ रह गया है? लेटेस्ट प्रोजेक्ट ही रह गए बहुत सारे। जी प्लीज बताइए। हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे। सत्येंद्र भाई जी तो ऐसे भाई जैसे एकदम, मतलब वो तो मुझे छोटे भाई जैसे ही ट्रीट करते। तो उनके साथ में मैंने जो माई मेरा निक्का जा की, उसके अंदर बहुत फन किया हमने, बहुत ज़्यादा फन। और ऐसा इतनी अच्छे से निकली ना, मतलब एकदम प्यार से, एकदम मज़े करते हुए निकली, बहुत मज़ा आया उसके अंदर। हम लोग बातें करते थे फिल्म की और काम कर रहे हैं, ये हो गया, हाँ ठीक है चलो डन, अभी जाते कहीं बाहर घूम के आते, ऐसे ऐसे ही होता था। तो वो बहुत मज़ा आया उसके अंदर। गिप्पी बाजी को दिखाना था तो मैं गया था दिखाने के लिए। तो हम लोग बैठ के देख रहे थे, तो फिर वो बोलने लग गए कि यार नहीं यार, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा सा सही होना चाहिए था। अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक हिलता है ना तो आपकी कटिंग भी हिलती है, तो कभी कभार फास्ट करना पड़ता है, कभी स्लो करना पड़ता है। उनको चाहिए था कि फास्ट म्यूज़िक हो वहाँ पे। तो फिर वो वापस आए हम लोग, और फिर मैं बैठ के फिर मैंने म्यूज़िक चेंज किया और फिर वो दिखाया, तो वो ओके हुआ। जो मेरे डैड ने किया, मॉम ने और डैड ने, वो मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का, क्योंकि उस चीज़ की वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है, मेरी थिंकिंग चेंज हुई है। मैं कभी पढ़ाई नहीं करता था, वहाँ पे जाने के बाद मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। मतलब मस्ती भी करता था, वहाँ पे भी मस्ती करता था, वहाँ पे भी एक ग्रुप बना लिया था, वो भी था। बट मैं पढ़ाई करने लग गया, मेरे को पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया। 300 पर डे के हिसाब से मैंने वो भी किया है, काम भी किया है कि 300 पर डे मिलता था। और उस टाइम पे ऐसा था कि लोगों की सैलरी होती थी, जितने फ्रेंड्स हैं उनके भाई या फिर कोई होते थे, उनकी सैलरी होती थी 6000 5000 पर मंथ। तो मैं सोचा 300 रुपीज़ पर डे मिल रहा है यार, 9000 हो गए, मैं तो अच्छा कमा रहा हूँ। और वैसे हम लोग का 12 साल का रिलेशन, मेरा अगर देखा जाएगा तो पूरा जर्नी उस वन साइडेड लव से लेके वैसे 12 साल हम लोग का रिलेशन रहा, और लास्ट ईयर हम लोगों ने शादी की। वाओ, हाँ, ब्यूटीफुल। वो सब। हेलो कृष्णा। हेलो, वेलकम टू बल्ले बॉली मैगजीन एंड यू आर इन कॉन्वर्सेशन विद साक्षी। कृष्णा, आप सपनों की नगरी मुंबई से हैं, तो आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। तो आप मुंबई को अगर डिस्क्राइब करें ऐसे पर्सन के लिए जो कभी गया ना हो, तो कैसे करेंगे? एक वर्ड से मैं डिस्क्राइब करूँगा, फास्ट। बहुत फास्ट है। और जैसे देखा जाता है कि बॉम्बे का ना, मतलब हम लोग तो बॉम्बे, जैसे बॉम्बे में मुझे लगता है कि ना सबके जो सपने होते हैं वहाँ पे पूरे होते हैं। तो मेरा भी एक सपना था जो स्टार्ट वहीं से हुआ है, तो वही लेके आया हूँ। तो उसी दौर जैसे चल रहा है अभी, मैं वहीं पे सीखा हूँ, वहीं पे मतलब बॉर्न वहाँ पे हुआ हूँ। तो मुझे बॉम्बे से बहुत प्यार है, मतलब जितना एक मेरे मम्मी से उतना ही। तो उसने मतलब मेरे दोस्त वहाँ पे सारा जितने, तो बॉम्बे इतना अच्छा है, मतलब आप भी कभी जाओगे तो ऐसा होगा कि आपको सब लोग यही सजेस्ट करेंगे वड़ा पाव तो खाओ। जी। तो वो एक है जिसके ऊपर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब सब लोग हैं, हर तरह के लोग हैं जो प्यार से मिलेंगे, सब लोग, यही है बॉम्बे। जी। तो कृष्णा, आप वाशी में पले बड़े? हाँ, नहीं वाशी नहीं जी। मैं पहले मुंबई में, वाशी एक नवी मुंबई का पार्ट है। जी। और एक्चुअल मुंबई ये चेंबूर से लेके CST या फिर ग्रैंड रोड या पूरा चरनी रोड यहाँ तक है, चर्च गेट तक, सॉरी। तो मैं पहले कुर्ला में रहता था। कुर्ला एक बॉम्बे में जगह है, तो कुर्ला में मैं पैदा हुआ, वहाँ पे ही बड़ा हुआ, और मेरा स्कूल वहाँ पे हुआ है। और फिर हम लोग ने शिफ्ट, मतलब 2006-7 के आसपास मैं शिफ्ट हुआ था, डैड ने शिफ्ट कर लिया था। मुझे नहीं पता था, मुझे वो जगह छोड़ना नहीं था, मेरे दिल से बहुत करीब था एकदम। तो डैड शिफ्ट कर गए थे नवी मुंबई, सॉरी चेंबूर। उसके बाद फिर हम लोग नवी मुंबई शिफ्ट हुए अभी रिसेंटली। तो जब बचपन की यादें दस्तक देती हैं तो आपको अपना बचपन कैसे याद आता है वहाँ पे? मस्तीखोर था मैं, बहुत मस्तीखोर था।
और मैं अगर मतलब बताने जाऊँ तो मैं इतना मस्तीखोर था कि आजू बाजू लोग जो मेरे नेबर्स और जितने थे मेरे एज के और उनके मॉम डैड एक ही बात बोलते थे, इस बंदे के साथ नहीं रहना इसके साथ रहोगे तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, ये बोलते थे। बट फिर अभी वो लोग बहुत प्यार से मिलते हैं अभी मैं जाता हूँ तो कभी भी वहाँ जाता हूँ तो वो लोग इतने प्यार से मिलते हैं कि घर पे बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं, बिठाते हैं, 1-1 घंटा बात करते हैं। तो अभी थोड़ा सॉर्टेड है। अब तो अपने बच्चे भी मिलाते होंगे। हाँ जी। एक किस्सा था, मतलब एक अंकल थे जो हर बार किसी को भी देखते थे, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, मतलब वो आते थे ना जब भी शाम को काम से, और हम लोग तो ऐसे ही थे कि खेलते रहो। मैं सब लड़कों को लेके, या फिर पूरा ग्रुप था मेरा एक, तो अगर मेरा कोई सुनेगा नहीं तो मैं उनको खेलने नहीं लूँगा, मेरा ऐसा कुछ था। तो फिर उनको मैं वो अंकल जब भी आते थे सारे भाग जाते थे, मैं ऐसे ही खड़ा रहता था। वो ना सबको एक ही बात बोलते थे, इसके साथ नहीं रहना, इसके साथ नहीं रहना है। तो वो अंकल जब भी अभी मिले मुझे, तो वो मुझे इतने अच्छे से मिले, तो मैं सोचा ये वही अंकल है तो मुझे पूछने लगे कैसे हो, क्या है, क्या करते हो, क्या काम कर रहे हो। तो जैसे ही सुना उन्होंने कि फिल्मों में या फिर ऐसे कुछ कर रहा हूँ छोटा मोटा, तो फिर वो बोलने लग गए कि यार बढ़िया है ये वो, तो मेरा छोटा जो बच्चा है उसके लिए देख लेना कुछ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जी। और अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे हमें आप? मेरे फैमिली में मेरी मम्मी पापा, अभी वाइफ, और मेरी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। वो मेरे से 9 साल बड़ी है। वो 9 साल, मेरे और उसके एज में 9 साल का गैप था। तो वो अभी गांव में है, वो उसकी शादी हो चुकी है, कर्नाटका में रहती है। और पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? मेरे डैड क्या बोलते, क्लोथिंग कंपनी में उनका एक था, कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। तो जितने भी पेपे जीन्स और ये सब था 2014 तक का, जितने भी पेपे जीन्स चाइना में जो पैंट्स जीन्स बिके, तो वो उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं। वो एक डिज़ाइनर थे, मतलब कटिंग मास्टर और सब, वो खुद पैटर्न डिज़ाइन करते थे। तो उनका वैसा था। तो उन्होंने छोड़ दिया 2015 के आसपास। मैंने बोला बस अब थोड़ा रेस्ट करो, आराम करो, गाँव जाओ। तो फिर उन्होंने वो किया। और मम्मी तो हाउसवाइफ है, और वाइफ फार्मासिस्ट है, और वो अभी हम लोग का एक मेडिकल है वो जो वो पूरा वो संभालती है जी। पिछले साल आपकी शादी। हाँ जी, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू जी। और हम अभी बचपन में हैं। हाँ। तो उसके बाद आप स्कूल की जो स्टडी हुई वो उसी वहीं पे जगह पे हुई, लेकिन आपने बताया कि आप ट्रांसफ़र हो गए थे। उसके पीछे भी एक किस्सा है जी, बताइए। तो जैसे मैं जूनियर केजी से शिवाजी विद्यालय महाविद्यालय उसके अंदर मैं सीख रहा था। तो मेरे वहाँ से मैं 9th तक सीखा। 9th तक जैसे ही हो गया, उसके बाद मेरा ना बहुत ऐसा हो गया, मैं ऐसे लड़के लोग के साथ रहने लग गया कि थोड़ा गलत डायरेक्शन में जाते वैसे। तो मॉम डैड को वो थोड़ा पता चलने लग गया। तो मॉम डैड ने एक काम किया, मुझे गाँव भेजा, मुझे भेज दिया। छुट्टियाँ थी तो उन्होंने बोला कि जाना है तुझे। मैं ठीक है। मैं रहता हूँ, मैं लातूर से हूँ, मैं लातूर से महाराष्ट्र में। तो उन्होंने वहाँ भेज दिया। मैं मज़े करने के लिए निकल गया। मैं गया, उन्होंने पैकिंग की, डैड लेके आ गए सारा बैग वैग। और एक हॉस्टल में उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ कर रखा था 9th-10th के लिए। तो मैं गया, मैं शॉक। और उन्होंने बोला, मेरा ऐसा टाइम हो गया कि चलो अभी मुझे कल निकलना है अपने को, और स्कूल शुरू हो रहे 2-3 दिन के। नहीं, अभी तो तुझे यही रहना है। तो फिर मुझे हॉस्टल में रखा गया। वो लेकिन जहाँ तक मैं बोलूँ, जो मेरे डैड ने किया, मॉम ने और डैड ने, वो मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का। क्योंकि उस चीज़ की वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है, मेरी थिंकिंग चेंज हुई है। मैं कभी पढ़ाई नहीं करता था। वहाँ पे जाने के बाद मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। मतलब मस्ती भी करता था, वहाँ पे भी मस्ती करता था, वहाँ पे भी एक ग्रुप बना लिया था, वो भी था। बट मैं पढ़ाई करने लग गया, मेरे को पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया। तो मेरे 10th अच्छा निकल गया, 71% कुछ आए। मैंने कभी इतने देखे भी नहीं थे, 40-45 तक मैं जाता था। तो वहाँ पे 71% आए तो और खुशी होने लगी कि चलो सही है। फिर मैं बॉम्बे आया। जैसे मैं बॉम्बे आया तो मैंने सोचा चलो हम जहाँ पे कुर्ला रहते थे वहाँ पे जाना है, मज़े करने हैं, सब दोस्त लोग मिलेंगे, ये सब चल रहा था। डैड ने जैसे नवी मुंबई में आए, नवी मुंबई से चेंबूर में लेके गए मुझे। मैं बोला यहाँ कहाँ जा रहे हैं अपन? तो बोलते अरे वो वाला घर अपन ने ले रखा था ना, वहाँ पे जा रहे हैं। मैं बोला हाँ, वो तो ऐसी ही मम्मी ने इन्वेस्ट कर रखा था। नहीं, वहाँ पे जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा समझ गया था। जाने के बाद देखा अब यही रहना है। तो मैं कंटिन्यू मतलब मैं इतने दिल से जुड़ा हुआ था वो जगह कि मैं हर रोज़ सुबह उठता था
9-9:30 के आसपास 10 बजे मैं बस पकड़ता था और सीधा 5:33 का बस का नंबर था, वो बस पकड़ना है, सीधा जाना है कमानी, कुरला कमानी था, तो वहाँ पे जाना है, दोस्त लोग से मिलना, दिन भर वहाँ पे रहता था। इतने अच्छे सारे जितने भी दोस्त थे वहाँ के, और जितने मेरे वहाँ के वो आंटीज अंकल सब लोग सब मुझे खाना खिलाते थे दिन भर। उनके किसी आज किसके पास, दूसरे दिन किसी के पास, तो ऐसे मतलब दिन भर रहता था, मैं खेलता था कूदता था, और फिर बाद में शाम को घर निकल जाता था लास्ट बस पकड़ के। 1 महीने तक चला, उसके बाद में फिर थोड़ा धीरे धीरे फिर वो फेड होने लग गया। यहाँ के दोस्त बने 1-2, तो फिर वो वैसे सब कुछ हो गया जी। तो कॉलेज लाइफ के बारे में बताएं। तो जैसे ही मैं वो 10th करके आया तो थोड़े मेरे मार्क्स वर्क्स थोड़े अच्छे थे, तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी ले ली। उसके पीछे तो ऐसा है कि डैड ने बोला था, मुझे नहीं करना था, मेरा पहले से था, मैं डांस करता था, तो मुझे डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं डांस करता था। और फिर बाद में डैड ने बोला कि ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ये सब करना ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया कि क्या करना है। तो डैड ने बोला कि नहीं तू ये सब हम लोग के नहीं होता अपने इसमें, तो एक काम कर, मुझे कुछ भी करके मैं कौन सी मूवी थी वो, मैं रणछोड़ दास चांचड़ का डैड हूँ, जो मुझे ना एक वॉल पे मुझे ये चाहिए, डिग्री चाहिए तेरी, बस मुझे, फिर उसके बाद तुझे जो करना है कर। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो डैड बोल रहे, तो मैंने साइंस ले ली। साइंस लेने के बाद थोड़ा सा फिर वो हो गया कि यार साइंस तो बहुत हार्ड है और जम रहा नहीं है। फिर वहाँ पे भी दोस्त मिले और सारे क्लेवर, मतलब मेरे पूरे क्लास में हम लोग सिर्फ 4 लड़के थे, सारी लड़कियाँ, और जितनी भी लड़कियाँ थी सारी क्लेवर, और मेरे साथ बहुत अच्छा उन लोगों का फ्रेंडशिप हो गया था, तो वो लोग मुझे हेल्प करते थे सिखाने में। और वैसे फिर मैं बायोटेक्नोलॉजी मैंने 2nd ईयर तक की। 2nd ईयर तक करने के बाद फिर मैंने एक दिन आया घर पे और मैंने डैड को बोल दिया, मैं एक भी केटी नहीं लगी ना कुछ हुआ मुझे, एक भी बैक नहीं है, सीधा मैं घर आया एक दिन, सीधा बोल दिया कि डैड मैंने मतलब नहीं करना है, मुझे होगा नहीं। तो उनका 2nd क्वेश्चन, मतलब उन्होंने गुस्सा नहीं किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, कितने पैसे चाहिए। तो मैंने कहा 60,000, और फिर मैंने तब तक वो सारा कर लिया था कि कहाँ पे कौन सा कोर्स है, क्या है एडिटिंग के लिए, तो फिर मैं लग गया। ये ख्याल कैसे आया, क्योंकि आपने कहा कि आप डांसिंग में आपका इंटरेस्ट था। हाँ, तो ये था कि मैं जहाँ पे नया जो एरिया हम लोगों ने वही एक ये था कि डैड और मॉम जो भी फैसला लेती है, मेरे लिए अभी तक सारा कुछ सही गया। तो हम लोग नए चेंबूर में रहने गए, तो वहाँ पे रहता था ना, तो एक फ्रेंड था, उसका भाई महादेव सीरियल है ना, महादेव सीरियल, उसके अंदर ना एडिट करता था। बट उसकी जॉब ऐसी थी कि सीरियल्स में बहुत ऐसा होता है कि एडिटर का लाइफ टाइम बहुत मतलब चेंज होता है। आप 3 घंटे एक एडिटर बैठ के काम कर रहा है, दूसरा एडिटर पीछे सोया होता है, वो 3 घंटे बाद उठेगा, भाई उठ जा तू बैठ कर, और फिर वो जाके सोएगा। मतलब रात के टाइम पे ऐसा वो लोग ऐसे काम करते हैं, क्योंकि देना होता है, डेली एपिसोड्स होते हैं, आज शूट होता है दूसरे दिन या फिर उसी रात को टेलीकास्ट होना होता है। तो वो करता था, तो उसको देखने के बाद ऐसा हुआ कि अभी डांस में तो कुछ होगा नहीं, तो एक काम करते हैं, उसको मैंने जाके पूछा कि क्या भाई कैसे होता है, क्या होता है। तो उसने बोला कि अरे ये एडिट है, बहुत हार्ड है, ये किसी से भी नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है फिर, लेकिन इसको कैसे करते हैं या फिर सीखते कैसे, तो इसके लिए इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, तो वहाँ पे इतनी फीस है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं वैसे गया और डैड को बोला था, तो वैसे मैं घुस गया। मुझे करना तो क्रिएटिव फील्ड में ही था, कुछ भी करके क्रिएटिव फील्ड में, इसी फील्ड में करना था। तो डांस नहीं, तो ठीक है फिर हम एडिट में फिर वैसे घुस गया। तो पापा आसानी से मान गए थे? हाँ, मतलब उनका 2nd क्वेश्चन था, मतलब देख लिया उन्होंने कि अभी नहीं मानने वाला, मैं जिद्दी भी था पहले से, तो उन्होंने सीधा वही क्वेश्चन पूछ लिया कि उनको पता था अगर इसने अभी मना कर दिया है ये करेगा ही नहीं। वो एक हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग उतना था। तो मैं बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, मतलब मेरे डैड नहीं है वो, बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो उन्होंने वो जान गए थे मुझे उस टाइम तक एक आने के बाद, तो बोले कि ठीक है कर ले। आपने 2016 में कॉर्पोरेट एड शूट किए थे। हाँ। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको याद है आपका इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कौन? इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट तो मेरा गर्ल राइजिंग ही है। एड्स वैड्स तो मैं ऐसे ही करता था। वो तो ये था कि मैं 300 पर डे के हिसाब से मैंने वो भी किया है, काम भी किया है कि 300 पर डे मिलता था।
और उस टाइम पे ऐसा था कि लोगों की सैलरी होती थी, जितने फ्रेंड्स हैं उनके भाई या फिर कोई होते थे, उनकी सैलरी होती थी 6,000 5,000 पर मंथ। तो मैं सोचा 300 रुपीज़ पर डे मिल रहा है यार, 9,000 हो गए, मैं तो अच्छा कमा रहा हूँ। मुझे वो था, लेकिन ऐसा होता था कि 300 दे रहे ना कोई तुमसे, सुबह 11 बजे बिठा देते और तुमको रात के 11 बजे तक जाने का टाइम नहीं होता, बट तुमको खाना खाने का भी टाइम नहीं देंगे, बैठ के वो कंप्लीट करा के लेके जाएंगे, क्योंकि उनको पर डे वो करना होता था। तो वो भी किया हुआ है। और सबसे पहला प्रोजेक्ट मेरा गर्ल राइजिंग था, जिस मैं ये बोल सकता हूँ कि गर्ल राइजिंग ने मुझे एडिटर बनाया। मतलब मैं एडिटर वहाँ से बनाऊँ। मैं 300 से 3,000 पर डे पे आ गया था उस दिन। मतलब एक ऐसा था कि टेस जोसेफ करके वो प्रोड्यूसर है मेरी, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मतलब उन्होंने देखा कि हाँ ये करता है। तो एक चीज़ थी कि मैं उससे पहले प्रोमो करता था, मैं प्रोमोस करता था। तो प्रोमो कर रहा था 1.5-2 साल मैंने एक के पास काम किया, एक सीनियर था उसके पास काम किया, बट वहाँ पे कुछ नहीं मिलता था। तो फिर मैंने एक काम किया, एक ऐसी कुछ हो गया था मेरा और उसका, तो उसने मुझे बोला कि तू चले जा। और मैं थोड़ा ना गर्म खून था, मैं थोड़ा गुस्से वाला था, तो मैं ठीक है नहीं करना है। और मेरा एक भी फ्रेंड नहीं था जो इंडस्ट्री में मुझे बोले कि आ जा यार मैं हूँ, या फिर ऐसा कोई नहीं था। सब स्ट्रगल कर रहे थे, जितने क्लास में थे सारे स्ट्रगल कर रहे थे। तो फिर एक जन को ऐसे ही मैंने फ़ोन किया कि क्या कर रहा है, अरे मैं यहाँ पे हूँ। वो वहाँ पे परेशान था उस काम से, तो उसने बोला कि ठीक है आ जा मिल ले। मैं बोला ठीक है मिल लेते। तो मैंने काम मांगने के हिसाब से नहीं फ़ोन किया था उसको, मैंने ये बोला था कि कैसा है, क्या है तेरा, कैसा चल रहा है। उसने मुझे पूछा, मैं बोला हाँ बहुत सही है, मैं ये कर रहा हूँ। मैं उस टाइम पे वो भी करता था, संधि सुधा, जैकी श्रॉफ और गोविंदा जी की ऐड आती थी ना रात को, सारी पिक्चर खत्म होने के बाद जो संधि सुधा और वो सब के ऐड आती थी, वो ऐड करता था। तो मैंने ये कहा, तो उसने बोला कि ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। और ये वही प्रोजेक्ट है गर्ल राइजिंग जिसने मेरी लाइफ चेंज की। तो उसने बोला कि कर लेगा, कि 18,000 पर मंथ है, ऐसा ऐसा है, तो देख लेना। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे, तो मैनेज कर लेगा तेरा दोनों काम। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैंने बोला तू क्यों छोड़ रहा है, तू कर ले, तू कर रहा है ऑलरेडी, तू नहीं मुझे नहीं करना यार, ये बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, मैंने करना शुरू किया, मुझे एक दिन भी परेशानी नहीं आई, ना उन लोग को आई। फिर वही वहाँ से ट्यूनिंग बैठी मेरी और टेस मैम की। तो टेस मैम के मैं कॉम्यून, और कॉम्यून एक उनकी साइड एक स्टोरी टेलर्स जिसमें सारे स्टोरी टेलिंग करते थे, तो उसके वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस आते थे यूट्यूब के लिए, कॉम्यून करके, तो उसके वीडियोस करने लग गया। तो वैसे उन्होंने सपोर्ट किया था। गर्ल राइजिंग मैंने देखा जहाँ पे वो सबसे बड़ा मेरा प्रोजेक्ट था, जो सब जितने भी एक्टर एक्ट्रेस थे हम लोग देखते थे कि अरे इनके साथ काम करने मिले। आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, फ्रेडा पिंटो, सुष्मिता सेन, माधुरी दीक्षित और नंदिता दास, बहुत ही, और इरफान खान, ये, और अमिताभ बच्चन ने हिंदी में वॉइस दी थी और इरफान खान ने इसमें दी थी इंग्लिश में। तो वो करके बहुत मज़ा आया और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला गया। फिर उसके बाद में मैं धीरे धीरे फिर करने लग गया, लेकिन दिमाग में एक था कि फिल्म करनी है मुझे, ये सब में नहीं फंसा रहना। एड्स तो बहुत काम था, एड्स का इतना काम आता था कि, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसा कर रहा था ठीक है अभी मुझे फिल्म्स की ओर जाना है और फिल्म करनी है, तो ऐसा रहा जी। वो मोमेंट याद है जब आपके क्रेडिट्स में नाम आया था पहली बार एंड यू गॉट एक्साइटेड? वो बहुत दिल के करीब है वो चीज़। मतलब मैं फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, मतलब एक मेरे 2-3 ही फ्रेंड है, मैं ज़्यादा नहीं है, 2-3 फ्रेंड है बस, वही है जो 60 से अभी तक वही है। तो हम लोग ना एक मेरे घर के बिल्डिंग के सामने एक ना ग्राउंड था, वहीं पे आते थे शाम को, हम लोग वहीं पे बैठते थे, बात करते थे। मेरा ना एक था कि पैसे अच्छे थे इसके अंदर, ये क्या बोलते हैं उसको, एड फिल्म्स, एवीज, इसमें पैसे अच्छे थे, लेकिन एक दिमाग में होता ना कि नहीं यार फिल्म करनी है तो मुझे ना एंड क्रेडिट में नाम चाहिए। मैंने एक बात ऐसी बोल दी थी, पिक्चर के एंड में ना जब भी नाम आएगा ना मैं तुम लोग को लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि इस फिल्म में मुझे आया। तो फिर ऐसे ना ट्राई करते गया, तो मैंने ऐसे ही फ़ोन किया, ये भी वैसी किस्सा है। फ़ोन किया, विकी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है जो मेरे साथ इसमें लाइव वायर्स में हम लोग जब भी इंस्टीट्यूट में थे एडिटिंग सीख रहे थे, तो मेरा बैच पहला था, उसके बाद में विकी का बैच था। तो हम दोनों मतलब मिले वहाँ पे
और अभी तक हम लोग साथ में काम, मतलब वो भी अभी जितने भी बड़े बड़े जितने भी ट्रेलर आ रहे हैं ना पंजाबी में, सारे वो करता है, विकी करके, विकी चौधरी वो है। तो उसने मुझे मैंने ऐसे ही फ़ोन कर दिया था 2013 या था, उस 13 के आसपास। तो उसने बोला ठीक है ऐसे ही मिलने आ जा। मैं गया मिलने के लिए। तो फिर हम लोग की बातें हुई कि ये करना है, क्या बोलते हैं उसको, फिल्म करनी है मुझे यार, ये सब बहुत हो गया। तो उसने बोला कि ठीक है देखते, मिलवाता हूँ। मिलने के बाद वो बोलने लग गए कि ठीक है देख लो, करना है तो आ जाओ। और मराठी फिल्म चल रही थी एक काकन करके, तो उस फिल्म में मेरा पहला नाम आया था और एंड क्रेडिट में सबको लेके गया था मैं, देखो मेरा नाम है। वो मेरा इसके अंदर भी है, मेरे इंस्टाग्राम में, और बाकी कितने भी क्रेडिट्स आए मैंने नहीं डाले, उसका डाला हुआ है मैंने एक। जी। तो ये बात थी मुंबई की और आसपास जगह की, लेकिन आपका सफ़र यहाँ पंजाबी मूवी इंडस्ट्री में कैसा रहा? वो कैसे स्टार्ट हुआ? कौन लेके आया आपको यहाँ पंजाब में? तभी हैशटैग करके ये था, हैशटैग के अंदर विकी वहीं पे प्रोमोस करता था, वो जस्ट राइट में करता था, उसके बाद में वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया था। तो मेरी ऐसी बातें होती रहती थी, हम लोग दोनों काम भी एक साथ करते थे, मेरे कभी काम आते थे एड्स वेड्स, तो वो भी हम लोग दोनों मिलके करते थे। कभी मेरे पास आ गए तो हम लोग के क्लाइंट्स भी सेम थे बहुत टाइम तक, एड्स, फिल्म और एवी में, तो हम लोग क्लाइंट्स भी ये करते थे। तो उसने मुझे एक दिन बोला कि यार फिल्म है, तो मेरा पहले से था, वही हुआ था उसके कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले मैंने सेम फ्रेंड्स बैठा हुआ था, मैंने बोला बहुत सारी फिल्मों में ना एंड क्रेडिट में नाम आ गया है, अभी ना इसमें चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, तब तक प्रोमो में आ गया था, फिल्म में नहीं आया था। बोला यार फिल्म के भी हो या फिर ओपनिंग क्रेडिट्स में नाम आए। तो वो मेरे फ्रेंड लोग तो पॉजिटिव ही होते, सब लोग बोले हाँ हो जाएगा, आयुष करके फ्रेंड है वो, तो मेरे को बोलता है तू होगा ही होगा, तेरा तो हो जाएगा। मेरा ठीक है। तो फिर उसके बाद में विकी से बात हुई, विकी ने बोला कि आ जा, ऐसा ऐसा बात है, अगर तुझे जाना है तो सरदार मोहम्मद के लिए, सरदार मोहम्मद मूवी के लिए जाना था। ऑलरेडी 17 दिन शूट शुरू हो गया था, 17 दिन लेट था, तो कोई था नहीं जाने के लिए। तो मैं गया, तो वहाँ पे भरत था, भरत जो एडिटर है, तो भरत सिंह रावत, तो उस बात हुई हम लोग की, तो एक सीन दिया कि ये सीन करना है, तो सीन करके सीधा आधार कार्ड भेजा, बस वैसे ही गए। फिर एक के बाद एक पिक्चर है, एक फिर तो लाइन लगी, मतलब वैसा कुछ नहीं है, तो बहुत सारी मूवीज़ करने लग गए। तो दूसरी तीसरी मूवीज़ तो ऐसे होने लग गया कि कोई देख रहा भी नहीं है, सीधा थिएटर जा रही है, वो भी बहुत बार हुआ है, 1-2 बार तो वो भी हो चुका है। तो फिर मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग गया कि नहीं चलो बढ़िया है, ये सब ऐसे भी हो रहा है। तो मतलब फिल्म का भी अंदर आने का, और जो होता है ना मतलब एंड क्रेडिट में, फिल्मों के एंड क्रेडिट में नाम आना, वो भी कंप्लीट हो गया था। अभी नया गोल था कि ओपनिंग क्रेडिट तक जाना है, तो वो लास्ट ईयर ऐसे हुआ। जी। तो आपने जब यहाँ पे पंजाब आए, पंजाब इंडस्ट्री में काम करना था, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं लगा? ना, लैंग्वेज मैं वही कह रहा हूँ कि मराठी कुछ हद तक कुछ वर्ड्स है जो सिमिलर है पंजाबी के, कुछ छोटे मोटे वर्ड मुझे अभी भी लगते हैं कि अरे यार ये तो मराठी में भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं, मतलब एक वर्ड मिस है, ऐसा कुछ मराठी में भी ऐसे बोलते हैं। तो मुझे वो सीखने में, और मैं लैंग्वेज पहले से ही मैंने बहुत सारी लैंग्वेज मतलब ऐसी मुझे पसंद है। अभी हम लोग इधर कर्नाटक हम लोग से नज़दीक है मेरे गांव से, तो वहाँ के थोड़े जितने भी कर्नाटक के भी जितने वर्ड्स हैं मुझे पता है क्या बोल रहे हैं, वो समझ में आ जाता है, तो लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख जाता हूँ मैं। तो वैसे ही हुआ कि पंजाबी तो मुझे लगा ही नहीं कि मुझे कभी मैं किसी सीन में अटक गया या फिर कुछ हो गया। कुछ हार्ड वर्ड होते जो पहले नहीं समझ में आते थे, ठेठ पंजाबी बोलते ना, वो विलेज वाले एकदम ठेठ पंजाबी वर्ड्स वो नहीं समझ में आते, तो हम पूछ लेते थे कि ये कोई पंजाबी को पकड़ लो भाई, बता दो भाई कैसे तो वो बता देते थे कि इसको ये बोलते हैं। मज नहीं पता थी हमको, मज नहीं पता थी, तो फिर मज का भी पता चला कि ये होता है, ओके, तो फिर वैसे हुआ। तो अब थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोलनी आती है? बोल लेता हूँ, किद्दा किवें हो बस इतना। तो अब ये पंजाब से मुंबई, मुंबई से पंजाब, अभी ये लूप की तरह चलता है आना जाना? हाँ। कितनी देर बाद आते हैं? मतलब मैं अभी मैं ज़्यादातर यही रह रहा हूँ। अभी 3 महीने के बाद गया था और 20 दिन रह के वापस आ गया। अभी ऐसा है, अभी तो चल रहा है और बढ़िया है कि ऐसे ही चलते रहे। और मतलब कुछ नहीं लगता, मेरा दूसरा घर हो गया अभी सेम, मतलब वो वहाँ पे भी रहता हूँ। कभी पहले लगता था कि यार जैसे मैंने कहा बॉम्बे के लिए कि बॉम्बे फास्ट है, ये थोड़ा जैसे आप स्विच करोगे ना, आप बॉम्बे जाओगे
वहाँ पे ना आपको सारा भाग रहे सब लोग, आप 3 बजे निकल लो, 4 बजे निकल लो, बहुत फास्ट है, सब लोग 3 बजे भी काम कर रहे लोग। मुंबई सोती नहीं है? नहीं सोती, नहीं, कभी नहीं। और यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा एकदम शांत। मैं गैलरी में जाता हूँ, देख रहा हूँ एकदम शांत, शांतता है। मतलब 1 बजे भी निकलो दोपहर के, 12 बजे कभी भी देख लो, एकदम शांति से चल रहा है, लोग आराम से, हाँ ठीक है, बात भी एकदम प्रॉपर, मतलब ऐसा एकदम हाँ धीरे एकदम वैसे करते एकदम। और बॉम्बे में आप देखोगे एकदम बहुत फास्ट है, हो गया चलो चलो मेरा दूसरा काम है, ऐसा चलता है। तो आपकी वाइफ यहाँ मुंबई है या पंजाब? बॉम्बे। हाँ, तो वो मेडिकल वहाँ पे, तो अभी उसका वो खुद का वो बिजनेस है, वो खुद संभालती रहती है। कुछ बताइए उनके बारे में। मतलब वो भी बहुत बड़ी स्टोरी है। जैसे मैं कहा कि हम लोग चेंबूर शिफ्ट हुए, तब मेरी 10th कंप्लीट हुई थी, हम लोग शिफ्ट हुए, तो मतलब मैं 1 महीना तो मेरा वही चलता रहा, हर रोज़ जाना है, अपने दोस्तों को मिलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, वो चलता था। उसी बीच मेरा एक फ्रेंड बना वहाँ का, तो अभिजीत बाबा, ये दोनों मेरे फ्रेंड बने। और फिर बाद में मैंने देखा मेरी ना नेबर में सामने एक लड़की है तो उसकी 8 कंप्लीट हुई थी उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो तभी से हम लोग का ना मतलब देखना तो थोड़ा सा चालू हो गया, और थोड़ा प्यार। 3 साल के बाद में मैंने उसको प्रपोज किया। 3 साल तक था पीछे में, 3 साल के बाद में प्रपोज किया। और वैसे हम लोग का 12 साल का रिलेशन, मेरा अगर देखा जाएगा तो पूरा जर्नी उस 1 साइडेड लव से लेके वैसे 12 साल हम लोग का रिलेशन रहा, और लास्ट ईयर हम लोगों ने शादी की। वाओ, हाँ, ब्यूटीफुल। वो सब हुआ। तो अब साथ में मिलके आपने एक बिजनेस भी शायद शुरू किया है, उसके बारे में बताइए। तो अभी लास्ट उसने उसको फार्मेसी करनी थी, तो उसने फार्मेसी की, तो उसका फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद वो जॉब कर रही थी, तो उसे जॉब कर रही है। एक बार जॉब आप कभी भी ऐसा होता है कि यार बस यार बहुत हो गया, एक टाइम आने के बाद ऐसा होना बस अब मुझे अपना कुछ करना है। तो उसका वो पॉइंट आ गया था, तो उसने मुझे हम लोग का प्लानिंग पहले से था, जब हम लोग इतने साल से एक साथ है, तो हम लोग की थिंकिंग सब मतलब एक ऑन द पेज रहती है। तो उसने मुझे सिर्फ ऐसे ही बोला था कि ऐसे ऐसा कुछ करना है। मैंने कहा ठीक है, शादी के बाद अपन देख लेंगे कैसे होता है, कैसे वर्कआउट होता है। और मुझे नहीं पता था कि इतने जल्दी भी हो जाएगा। शादी हुई 3/4 मंथ, 4 महीने हुए। उसके बाद में वो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो मेरे लिए लकी चामी है। तो उसके आने के बाद तो मतलब मैं अलग दुनिया में था। मतलब मैं काम को लेके, वर्क फ्लो, काम और पैसे को लेके सब ये था कि बहुत आ रहा है, बहुत फास्ट आ रहा है, तो वो सब होने लग गया। तो उसको मैंने सीधा बोल दिया कि करना है। वो शौक हो गई क्या? मैं बोला हाँ छोड़ दो, 1 हफ्ते के बाद छोड़ दो। अच्छा। मैं तब तक उसको नहीं बताया था, मैंने जगह देख के आ गया। मैंने एक JJ हॉस्पिटल है उसके इधर अच्छी जगह मिल गई, मैंने वो गाला देखा, गाला ओके हो गया प्रॉपर। तो मैं आया घर और मैं टोकन दे के आ चुका था। अच्छा। मैं टोकन दे के आया और उसको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करना है, 1 हफ्ते के बाद छोड़ दो। अरे मतलब मुझे बताया भी नहीं, मैं प्रिपेयर भी नहीं होने कर लेते। फिर वो थोड़ी सी वरी होने लगी कि यार पैसे ये वो कैसे करेंगे। तो फिर वो सब कुछ स्मूथ, और अभी भी स्मूथ चल रहा है। वो अकेली सब कुछ संभालती है, सब कुछ वो देखती है, हम किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो खुद सब कुछ करती है। बहुत डेडिकेटेड है। जॉब में ऐसा होता है ना कि 8 घंटे काम करो, 8 घंटे के बाद फिर वो किसी की मत सुनो कि मैं निकल रही हूँ। बट अभी कैसे होता है कि उसे सुबह निकलती है 8 बजे और फिर रात को 11, 11:30 ऐसे आ जाती है। तो अभी कैसे जब बिजनेस नया भी होता है ना, तो उसको बहुत ये करना, मतलब लड़के भी है 2-3 लड़के हैं जो करते हैं काम, लेकिन एक होता है ना कि ध्यान रखना, तो वो डेडिकेटेडली करती, कभी छुट्टी नहीं बोलती कि मुझे छुट्टी चाहिए या फिर कुछ नहीं, ये सब कभी नहीं पूछती। तो उसके लिए बिल्कुल आपकी तरह ही पैशनेट है। हाँ जी। तो आपने बहुत सारे दोस्तों का जिक्र किया अभी, तो और कुछ बताएंगे कि उनका क्या रोल रहा आपकी जर्नी में यहाँ तक और अभी भी? दोस्तों का तो बहुत रोल रहा है, मतलब विकी का और मेरा, मतलब जैसे विकी से पहले मैं और एक का नाम ले लूँ, आयुष करके, आयुष दहीबात है, जिनके साथ आप व्लॉग्स भी डालते थे शायद। वो व्लॉग्स करता है, वो व्लॉग्स करता है। तो उसका ऐसा था कि मुझे यार एक काम करना यार, मतलब हम लोग का गोवा जाने का प्लान बना, तो उसने बोला कि यार चलो मैं व्लॉग्स बना लेता हूँ। उसको ना फिल्म इंडस्ट्री, उसका भी ऐसा है कि उस दूर से होता है ना कि मुझे भी कुछ करना है इसमें। उसका मॉडलिंग में था, तो मैंने मॉडलिंग में ना बहुत, मेरे फ्रेंड्स बहुत थे फोटोग्राफर, तो उनके साथ मैंने कांटेक्ट करवाया, बट उसका कुछ बना नहीं। 1-2 साल तक ऐसा था कि फिर उसने सोचा कि अब
ये किसी के पीछे ये करके या फिर कुछ करके ना कुछ होने वाला नहीं है। एक काम करते हैं हम, मैं अपना कुछ शुरू करता हूँ। उसका भी वैसा है, बहुत पैशनेट है वो, बहुत ज़्यादा। तो उसने बोला कि ठीक है मैं अपना शुरू करता हूँ, बट थोड़ा सा हेल्प लगेगा, मुझे एडिट नहीं आता ये वो। तो मैंने एडिट थोड़ा थोड़ा करके उसको सिखाया। तो वो हम लोग गोवा गए थे, तो फिर उसने बोला कि व्लॉग करते हैं, ठीक है कर ले। तो फिर वैसे वो व्लॉग में आ गया मैं बहुत कैमरा से बहुत ये होता है मेरा। देखी थी 2-3 वीडियोस भी। तो आपने व्लॉग्स की बात की तो मुझे याद आया कि आपकी हॉबी है फोटोग्राफी। हाँ जी। हाँ। तो आपको याद है, बस हॉबी के लिए करता हूँ मैं बस, और कुछ नहीं। हाँ, पर आपको याद है आपका फर्स्ट कैमरा जब आपने लिया? हाँ 2400 डी कैनन। कब लिया था ये? 15 के आसपास, 2014-15 के आसपास कुछ लिया था मैंने जी। तो ऐसा होता था कि पहले तो स्टार्टिंग में जब हम फोटोशूट करवाते थे तो हम ना अपनी पिक्चर्स एडिट करके पीछे कार्ड्स लगा के वो भी किया आपने? नहीं वो नहीं किया। वो तो एडिट में करते, मतलब अगर कुछ करना हो तो। पहले का ऐसा था कि अच्छी जगह पे फोटो नहीं खींचते, मतलब ये करते थे मोबाइल, हाँ बैकग्राउंड चेंज कर लो, वैसे कुछ करते थे। मैंने जहाँ तक देखा, मैं पोर्ट्रेट बहुत अच्छे खींचता हूँ, जितना भी है मैं पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छी खींचता हूँ। तो फिर मैं बस उतना ही था कि मैं कभी ले जाऊँ, मेरे फ्रेंड हम लोग कहीं पे गए तो मैं दूसरों की फ़ोटो बहुत अच्छी खींचता हूँ, मेरी कोई नहीं अच्छा खींचता। होता है कि दूसरों का सब बहुत सही, तो मुझे बोलते भी है कि हाँ अच्छी फ़ोटोज़ का ये होता है। तो उनके फिर वो लेना है, एडिट करके देना है खुद, इसमें क्या बोलते हैं लाइट रूम में खुद एडिट करना है फ़ोन में, फिर दिखाना है और रिएक्शन देखना है बिफोर आफ्टर का, तो देखना है, वो मज़ा आता था। एंड वी हैव सीन सो मेनी फूड स्टोरीज ऑन योर प्रोफाइल। हाँ। तो ये खाने और फूड फोटोग्राफी से क्या आपका रिलेशन है? मतलब खाने का है पहले से ही। मैं बहुत पतला था पहले, अब तो मैं 2 साल से ऐसा हो गया ना कि मतलब मुझे पसंद है अच्छी जगह पे जाके या फिर कहीं नया फूड ट्राई करना कहीं पे जाके। और साउथ इंडियन फूड मुझे बहुत पसंद है। अभी भी यहाँ पे भी ऐसा होता है कि मुझे मैं साउथ इंडियन कुछ ना कुछ बनवाते रहता हूँ, या फिर मंगा लिया, कभी खा लिया वो। पहले मुझे यहाँ का खाना ज़्यादा, यहाँ बोलते हैं यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, बट आप हर रोज़ खाओ ना, एक महाराष्ट्रियन बंदे को आप यहाँ पे वो होता है। तो फिर मैं क्या करता था, मेरे स्टाइल में, हमारा जो कुक है उससे बोल के मेरे स्टाइल में मैं महाराष्ट्रियन थोड़ा सा तड़का लगा के ऐसा कुछ बना दे यार, तो वैसे बनवाता था। तो वही है कि खाते कहीं पे भी नए जगह पे जाओ, मुझे ऐसा है कि ये नया जगह पे गया तो यहाँ का कुछ ट्राई करते, तो ये है। तो ट्रैवलिंग का भी शौक होगा आपको? हाँ बहुत। आप गोवा गए थे, हाँ जी, मनाली में पैराग्लाइडिंग किया, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? पैराग्लाइडिंग के लिए जब भी गए थे, मनाली गए थे, तभी हम लोग 4 लोग थे। तो विकी, मैं, उसकी वाइफ और मेरी वाइफ, तो हम लोग गए थे। और उसका ये था, हमको नहीं करना था ऐसा ना, नहीं भाई नहीं कर रहा है। फिर भी जैसे ही देखा कि दोनों लड़कियां बोल रही है कि करना है, तो हम लोग ने बोला यहाँ पे पीछे नहीं हट सकते, अगर हमने यहाँ, फिर ये लोग अपने को ताने मारेंगे, चलो देखते ऊपर तो जाते क्या होता है। तो हम लोग ने सब कुछ कराया, बुक वुक किया, गए ऊपर जाने के बाद में जब दूसरों को करते हुए देखा ना, कूदते हुए, लिटरली ऐसा हो गया था कि वापस चलते। और इन लड़कियों का था कि नहीं हम लोग कर रहे, तुम जाओ। यार ये तो इज्जत पे आ गई बात अब करते ही है। तो फिर जैसी कूदने के बाद ना, बस फिर एकदम शांति हो जाती है। पहले जो है ना एकदम केओस, लोग बातें कर रही है, ऊपर जाओ एकदम शांत, और ना इतना अच्छा लगता है ना, मतलब अच्छा तो लगा, बट उतरते टाइम पे थोड़ी सी फट गई थी, बस बढ़िया था, लेकिन बहुत अच्छा लगा जी। तो गोवा भी आना जाना लगा रहता है? गोवा तो बहुत बार, मतलब दूसरा घर ही है मेरा, बहुत फ्रेंड्स है वहाँ पे। कोई मेमोरी याद है? एक मेमोरी मैं बोल सकता हूँ कि मतलब बहुत तो ऐसा हो गया कि अभी सारी चीज़ें पता, मेरे को एक गली पता है अभी गोवा की, आप मेरे को बता, साउथ की नहीं, नॉर्थ की सब कुछ पता है। तो दो चीज़ें जो मुझे अभी तक मेमोरेबल रही है, मैं गोवा इतनी बार जाके आ चुका, बट 2 चीज़ें। एक बार मेरे सारे फ्रेंड्स गए थे, जो व्लॉग की बात हुई थी वो लोग कर रहे थे, तो सब लोग को लेके मैं बटरफ्लाई बीच गया था। मैंने बोला कि कुछ अलग करते हैं, बटरफ्लाई बीच। उस जगह पे जाते वक्त ना हम लोग को ऐसा हुआ कि यार इतना टाइम और धूप लग रही है, और हम लोग चला रहे 75 किलोमीटर, 83 किलोमीटर कुछ बाइक राइड कर रहे। उसके बाद में जब पहुँचे ना हम लोग, और जैसे ही आप बीच पे पैर रखते हो,
वो बीच जंगल के अंदर ट्रैक करके आपको नीचे उतरना और उसके बाद में आपको बीच दिखता है और कुछ नहीं है उसको वहाँ पे आने के लिए दूसरा रास्ता नहीं, एक तो बोट से आ जाओ या तो फिर आप जंगल से ट्रैक करके जाओ। उस जगह पे जाने का इतना रिलैक्स हुआ, वो एक था। और अभी मैं मेरे वाइफ के साथ में जब भी गया था तो हम लोगों ने पैरासेलिंग किया था, वो सारा एक एडवेंचर। उसके साथ तो मेरा सारा गोवा बहुत अभी तक का मेमोरेबल है। उसके साथ जितने भी टाइम स्पेंड की मैंने पूजा के साथ, तो वो मज़ेदारी था, बहुत सही था वो जी। और आपने अपने इंस्टाग्राम पे 2017 में चंडीगढ़ की एक फ़ोटो डाली थी, वेटिंग फॉर द टैक्सी, तो वो आप पहली बार आए थे यहाँ पे, वो बताएंगे आप कुछ? वही सरदार मोहम्मद के टाइम पे आया था। और उस टाइम पे एक चीज़ था कि मैंने कभी इतने क्लीन रास्ते नहीं देखे थे, मतलब इतने क्लीन रास्ते हैं। चंडीगढ़ यार बहुत सही है। मैं फर्स्ट टाइम आया था, मुझे लगा यार कहाँ जा रहा हूँ मैं, गांव टाइप होगा, मतलब मुझे ऐसा एक्चुअल में लगा। कहीं बाहर नहीं निकले थे तो ऐसा था कि यार जा रहे, एक्साइटमेंट थी। जब मैं आया और सीधा गया था गंगानगर, उस फिल्म में सीधा हम लोग गंगानगर गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा वैसे ही था। बोला यार ठीक है, वापस आए जब चंडीगढ़ में आने के बाद मैंने देखे इतने क्लीन रास्ते और बड़े रास्ते, और आप रास्तों के बाजू में पार्क करने के लिए जगह है और कोई रोक टोक नहीं है, कोई मतलब इतना ये नहीं है कि कोई सीटी मार रहा है पीछे से कि भगा भाई तू पहले, दूसरों का रास्ता क्लियर कर। तो ये सब नहीं हो रहा। मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा कि यार ये कितना सॉर्टेड है सब चीज़ें, मतलब प्लान सिटी है। वो चीज़ें देख के मुझे बहुत सही लगी थी। तो फिर मैंने 2-3 स्टोरीज डाली थी और एक मैंने और स्टोरी डाली थी उसके अंदर से, इतने क्लीन रास्ते बॉम्बे में क्यों नहीं मिलते, मैंने सीधा ऐसा डाला जी। इफ़ वी टॉक अबाउट एडिटिंग, मैंने भी मास कम्युनिकेशन किया है तो हमें एक सब्जेक्ट था, पर सच बताऊं मुझसे एडिटिंग नहीं होती। मतलब इतना पेशेंस चाहिए, पेशेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडिटिंग। तो आपके केस में इतना पेशेंस आप मतलब कैसे लाते हैं? वो टाइम के साथ आ गया वो। मतलब हाँ, मैं जब भी स्टार्टिंग में जब भी बैठता था, मैं लोगों को देखता था बैठते हुए, यार इतने घंटे कैसे बैठ लेते, और ये बोलते बोलते मैं कब बैठने लग गया 14 आवर्स मुझे भी नहीं पता चलने लग गया। 2-3 ब्रेक ले लिए। उस टाइम पे ऐसा होता था कि एवीज आते थे तो आपके पास टाइम नहीं होता था, फटाफट करके देना है। तो मैं 14 आवर्स कंटिन्यूस भी बैठा हूँ, मतलब 2 ब्रेक लेके कंटिन्यू 14 आवर्स भी बैठा हूँ। खाने के 2 ब्रेक ले लिए, बस हम लोग कंटिन्यू भी बैठे। तो मैं वो सोचता हूँ कि यार मैं लोगों को बोलता था, लेकिन वो धीरे धीरे मैं भी, वो टाइम के साथ, पेशेंस के साथ, उसके साथ आने वाला पैसा, वो बहुत मैटर करता है कि आपको वहाँ पे बिठा के रखता है। तो वो चीज़ है, और आपको बढ़ाना होता है ना। वो कभी कभार मतलब वो होता है दिमाग में एक चीज़ होती है, फैमिली होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, अपने बहुत खर्चे होते हैं, और आप देखते रहते हो कि आसपास कैसे है, तो उस हिसाब से आपको भी वैसे ही बनना होता है। या फिर कुछ देखते हैं कि ओके ये भी है, कुछ अपने को प्रेजेंटेबल भी रहना है। पहले तो ऐसा था कि चलो ठीक है कैसे भी गए, फिर ऐसा था कि प्रेजेंटेबल भी रहना है। तो उसके लिए, क्योंकि लोग आपको बहुत जज भी करते हैं। पहले ऐसा होता था कि आपका पैसा भी उसके ऊपर डिपेंड करता था बहुत टाइम तक, तो वो भी एक फैक्टर था। तो उस चक्कर में फिर अपने खुद को ही पॉलिश करो, ग्रो करो, फिर वो हो गया धीरे धीरे सब कुछ, और ठीक है, सही है। और कृष्णा, कई लोग ना दिन में काम करते हैं, कईयों को आदत होती है रात को बैठ के, तो आप अर्ली बर्ड हैं या नाइट? रात में ही काम करते हैं। तो अभी अलग हो गया है, अभी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जैसे ही क्लाइंट्स होते हैं, अभी तो फिलहाल मेरा ऐसा चल रहा है कि सुबह एक क्लाइंट आ रहे 10 बजे, 2:30-3 बजे तक एक बैठ के जा रहे हैं, फिर नहीं 4 बजे तक, फिर उसके बाद 4 से लेके 8 बजे तक मैं किसी और के साथ दूसरे प्रोजेक्ट में, दूसरी मूवी में, और फिर 8 से लेके 11-12 2 बजे तक, मैंने लास्ट अभी 2 बजे तक एक दूसरी फिल्म का किया, फिर 2:30 बजे 3 बजे मैं सोने गया। तो अभी वैसा चल रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे सारी फाइनल हो रही है, कुछ ट्विकिंग बाकी है, थोड़ी सी टचअप बाकी है, तो फिर वैसे कुछ काम चल रहा है, जो सीन कुछ रखने हैं नहीं रखने, फाइनल कॉल चालू है, तो सब में वही चल रहा है। तो बैठ के सीटिंग में सोचना, डिस्कस करना, वही सब चल रहा है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्या फिल्म को आगे बढ़ा रहा है क्या नहीं बढ़ा रहा है, या फिर कुछ निकालना है, कुछ इसका ज़रूरत है नहीं है तो वो निकाल दो, ऐसी चीज़ें चल रही है। तो वैसे ही कर रहे हैं अभी। एंड व्हाट कीप्स यू अवेक, कॉफी और टी? कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। कितनी कॉफ़ी पी जाते हैं जब बैठते हैं? मैं चाय ज़्यादा पीता था, अभी बहुत चाय पीता था, बस 8-10 चाय पीता था, लेकिन अभी मैंने कॉफ़ी पीना शुरू किया। लेकिन कॉफ़ी ऐसा है कि आपको 2-3 कॉफ़ी इनफ है, आप रात भर जाग जाओगे जी। हाँ, वो चक्कर है। कृष्णा, आपने एडिटिंग की है,
सीरीज़ की है, मूवीज़ की है, मराठी फिल्म की है। अगर हम साफ शब्दों में पूछें कि कोई ऐसे बेसिक रूल है आपका, ऐसा मंत्र एडिटिंग का कि ऐसे करना है या कुछ? नहीं, टेक्निक्स तो सबकी अलग है, वही आपको अलग एडिटर बनाता है, सबका टेक्निक्स अलग है। वो आप क्या किस सीन को कैसे देख रहे हो, वो सबका अलग अलग है। वो उसमें तो मेरा है, मुझे मैं ये देखता हूँ कि सीन क्या मांग रहा है। मतलब सीन अगर आपको इमोशन मांग रहा है तो उस हिसाब से आपको वो शॉट उतने होल्ड करने पड़ेंगे, उतना टाइम देना पड़ेगा उसको। भले क्या कहते हैं उसको, आपका कभी कभार ऐसा हो जाता है कि रिदम पे भी होता है चीज़ें, लेकिन अगर स्टे चल रहा है तो वो रिदम को कैसे उस स्टे को उस रिदम पे कैसे मैनेज करना है, वो सारा मतलब मेरा वो है कि एक चीज़ अच्छी बन जाए। मेन प्रोजेक्ट है, एंड ऑफ द डे अच्छा निकले कि लोग उसको सीन देख के, मतलब सॉरी, मैं एक वो है कि मैं मेरे सारे असिस्टेंट को या फिर जितने भी मेरे साथ वाले ना, मैं सीन करता हूँ ना, कोई भी सीन कर दिया तो मैं सबको बुलाता हूँ, एक बार देख लेना, ऐसी ही मजाक में, कोई आगे आ रहा है इधर आ देख, तो देख लिया कैसा लगा ये चीज़, ओके। तो मेरा ना लास्ट में ऐसा होता है कि अभी सब लोगों ने देख लिया, मैं लास्ट में एक चीज़ ऐसी लेके आता हूँ, मतलब कुछ अलग कर देता हूँ, तो फिर अभी देखो, और जो मैं एक्सप्रेशन देखता हूँ सबको ऐसा लगता वाह ये सही था, तो फिर वो देखने के लिए मज़ा आता है। मतलब उसके लिए मैं काम करता हूँ, क्योंकि ना करके ना आपको मज़ा आना चाहिए। तो मैं सीन खुद देखता हूँ ना, मैं बहुत पहले नहीं देखता था, अब कभी कभार पूरी फिल्म अभी बैठ के देखते हैं और उसके अंदर खुद को मज़ा आ रहा है ना, बस सही है। एंड आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस एडिटिंग। जब एक फिल्म बननी शुरू होती है, प्री प्रोडक्शन होता है, तो एडिटर कब जुड़ता है उस फिल्म के साथ? अभी तो ऑनलाइन का जो ये आ गया, जैसे आप आज शूट कर रहे हैं हम, तो रात को फुटेजेस आ जाती है और उसका कन्वर्ट शुरू हो जाता है, कन्वर्जन करते हैं और रात भर में कन्वर्ट होता है और दूसरे दिन उसका एडिट शुरू हो जाता है। Okay. तो अभी ऐसे चल रहा है। पहले होता था कि पूरी फिल्म शूट होगी, फिर उसके बाद आपके पास आएगी, 5-6 दिन लगते थे कन्वर्ट होने के लिए, फिर हम उसके लाइनअप पे या फिर एडिट करने बैठते थे। तो अभी ऐसा है कि ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन में आप शाम को आ जाती है, मेरे एसोसिएट असिस्टेंट लोग जो भी है सब सारे कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, रात भर वो लोग एक लाइनअप रेडी करते हैं, फिर हम लोग जैसे डायरेक्टर और पूरी फिल्म हो जाती है, एक लाइनअप रेडी हो जाता है, तो बैठ के हम देखते हैं। जैसे शूट खत्म होता है उसके दूसरे दिन लाइनअप रेडी होता है, तो फिर हम उसके ऊपर फाइनल करने बैठ जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप जब एडिटिंग करते हैं तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ यू एंड डायरेक्टर? बहुत बार होता है। फिर कैसे वो बहुत बार होता है। पहले तो मतलब ऐसा है कि हम वो सोचते हैं, मतलब मेरा एक है कि क्या सोच के लिया है या फिर क्या है, और उसके अंदर इतना ये होता है, कोई भी सीन हो उसके अंदर ये होता है कि एक सीन ना 2-3 तरीके से कट सकता है, उसके अंदर से और अलग अलग चीज़ें, जैसे इसके साथ फिल्म का जो फ्लो चल रहा है, एक एडिट का फ्लो होता है, वो फ्लो चलते आ रहा है, इमोशन कभी कभार फास्ट चल रहा है, कभी कभार एक्शन है, तो उसके बाद कुछ सीन ऐसे आ जाते हैं कि हमको ना ऐसा होता है कि ये डायलॉग ना इतना ही रखते, या फिर इसको आगे लेके जाते फ्लैशबैक में, वो वैसे एडिट में खेलना होता है। तो उस चक्कर में कभी कभार ना होता है कि डायरेक्टर को होता है कि नहीं यार ये यहाँ पे तो करके दिखाना पड़ता है कि ऐसे हो सकता है, अगर आप ओके है तो फिर अपन रख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी चल सकते हैं। वो भी होता है कि उनका भी एक विजन है, उन्होंने उस हिसाब से शूट किया है, तो वो भी सही है। हम पहले वही करते, मैं तो वही करता हूँ, पहले वो एडिट करके रखता हूँ, उसके बाद में हम उसके ऊपर ऑप्शंस ढूंढते हैं कि सर ये हो सकता है, तो आइडियाज़ नए नए आ जाते कि एक फिल्म को जितना ये करेंगे हम, पॉलिश करेंगे, उतना सही रहेगा। तो फिर उस हिसाब से फिर हम लोग नए एक आइडियाज़ निकालते हैं कि इसको आगे यूज़ कर लेंगे फ्लैशबैक में, या फिर ये यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, तो कुछ वॉइस ओवर के उसका डायलॉग लेके किसी जगह पे डाल दिया पीछे, उसको थिंकिंग मतलब वो रुका हुआ है तो उसके पीछे डाल दिया, तो वो ऐसे कुछ करके देख सकते हैं। तो फिर डायरेक्टर भी कभी कभार अच्छा लगता है, उनको ओके है तो रख लेते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जो है तो वो वैसे तो चली जा रहा है। बस इतना कुछ बहस नहीं होती, कुछ बड़ी बहस नहीं होती, नॉर्मल होता है, बस ओके हो जाता है जी। उस डिस्कशन की वजह से एक बेस्ट
प्रोडक्ट मिलता है। हाँ, जी जी, वो है। तो ऐसा भी होता होगा कई बार कि आपको फुटेज इतनी अच्छी नहीं मिलती होगी और आपको उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। हाँ, वो तो होता है। कोई शेयर करेंगे कभी कुछ ऐसा हुआ हो? फिल्म का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ होता ही नहीं है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कुछ होता ही नहीं है, लेकिन उसको बनाना है, तो फिर म्यूज़िक लगा के, रेफरेंस म्यूज़िक लगा के, किसी मतलब हम लोग रेफरेंस म्यूज़िक लगा के उसको कैसे ट्रीट करना है कि एनजी में से जैसे नॉट गुड जो जितने भी शॉट्स होते हैं, मतलब 7-8 रीटेक है, उसमें से 6 तो वेस्ट हो जाते हैं, एक जो होता है फाइनल जो टेक होता है वो यूज़ करते हैं। फिर उस सिचुएशन में ऐसा करना पड़ता है। कभी कभार वो भी टेक्स नहीं होते, कभी कभार 1-2 टेक्स होते हैं, तो कभी कभार पीछे से ले लिया, मतलब पिछला जो शॉट है जो ओके नहीं हुआ था, वो एनजी टेक में से एक छोटा सा पार्ट लेके उसको क्लोज बना के उसका स्केल करके वो कहीं एक्सप्रेशन में डाल दिया, क्लोज नहीं होते तो वैसे कर लिया, या फिर किसी ओवरलैप कर दिया, जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये ओटीएस है, वो ओटीएस है, तो आपके चेहरे पे मेरा एक डायलॉग ऐड कर दिया, ऐड ऑन कर दिया डबिंग में, या फिर मेरा कुछ स्टोरी के लिए कुछ और ऐड ऑन करना है तो आपका फेस डाल दिया और मतलब मेरा फेस डाल दिया और आपका कुछ डायलॉग ऐड ऑन कर दिया, तो ये सब करके कर लेते हैं और कुछ नहीं है। तो एज एन एडिटर और क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो? चैलेंजेस तो अभी तो चैलेंजेस ऐसा कुछ लग रहा नहीं है, मतलब चैलेंजेस ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सही है, मतलब सब सेम पेज पे होते हैं, सब कुछ सही है, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है। बस वही होता है कि एक है बहुत वो है कि जब भी आपका 24-25 जो फ्रेम रेट होता है ना, उसके अंदर जब भी वो प्रॉब्लम आ जाती है ना, जब कभी कभार क्या होता है, फिल्म गलती से कोई नहीं करता ऐसे, ज़्यादातर वो कभी कभार हो जाता है, वो एक बार ऐसे बहुत टाइम में एक बार कभी हो गया, तो कभी 25 पे शूट हो जाती है, कभी 23 मतलब 23.98 पे, वो सारा जो चक्कर होता है ना, वो थोड़ा क्रिटिकल होता है, उसको कैसे मैनेज करना है, या फिर एंड में कैसे 24 पे लेके आना है, उसको क्या करना है, वो सारी चीज़ें। किसी फिल्म का कोई सीन याद है जब आपको इतना काम करना पड़ा कि मुश्किल हो रहा है, लेट्स डू दिस अगेन? सारा तो स्मूथ निकला है अभी तक। एक है जो अभी का रिसेंट जो क्रिमिनल की थी, हाँ, क्रिमिनल के अंदर एक था कि बाबा, वो बीच में टीवी में जो बाबा बोलता है, तो वो था कि वहाँ पे हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि ये मज़ा आए, तो उनके डायरेक्टर जी जो गरिंदर सिद्धू जी, उनके दिमाग में था कि हम वहाँ पे कुछ टॉम एंड जेरी, या फिर उस बाद में हम लोगों ने डिसाइड, जैसे हम बात करें, हम लोगों ने डिस्कस किया पहले कि ये कर सकते, ये कर सकते, तो हमने ना एक ये निकाला बाबा वाला, ऐसी यूट्यूब पे मेरे को रैंडमली मिल गया, ये सुनाया मैंने, तो सुन के ऐसा ये हुआ, तो मैंने बोला पाजी 1 मिनट मेरे को दो, मैं लगा के दिया था, तो लगाने के बाद फिर वो मज़ा आने लग गया, और मतलब वो हुआ था कि वो ढूंढने तक का जो प्रोसेस था ना, और फिर उसके बाद में वो बाद में आया, वो सब हो गया ओके, मेरा और गैरी बाजी का सब कुछ ओके हो गया, गिप्पी बाजी को दिखाना था, तो मैं गया था दिखाने के लिए, तो हम लोग बैठ के देख रहे थे, तो फिर वो बोलने लग गए कि यार नहीं यार, जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा सही होना चाहिए था, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक हिलता है ना तो आपकी कटिंग भी हिलती है, तो कभी कभार फास्ट करना पड़ता है, कभी स्लो करना पड़ता है, उनको चाहिए था कि फास्ट म्यूजिक हो वहाँ पे, तो फिर वो वापस आए हम लोग, और फिर मैं बैठ के फिर मैंने म्यूज़िक चेंज किया और फिर वो दिखाया, तो वो ओके हुआ, तो यही एक किस्सा है। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है क्रिमिनल। हाँ जी, बहुत खूबसूरत है जी, थैंक यू। तो और कुछ बताएंगे, कोई मूवी के साथ आपकी कोई याद जुड़ी हो? आपने बहुत सारी पंजाबी मूवीज़ पे काम किया है जी। वैसे तो सारी मूवी के साथ बहुत अच्छी यादें, बट मैं नाम लेना चाहूँगा जो रणजीत सिंगला जी के साथ मैंने जो ये माई मेरा निकाह जा की सत्येंद्र बाजी के साथ में जी, उसके अंदर मतलब सत्येंद्र बाजी तो ऐसे भाई जैसे एकदम, मतलब वो तो मुझे छोटे भाई जैसे ही ट्रीट करते, तो उनके साथ में मैंने जो माई मेरा निकाह जा की, उसके अंदर बहुत फ़न किया हमने, बहुत ज़्यादा फ़न, और ऐसा इतनी अच्छे से निकली ना, मतलब एकदम प्यार से एकदम मज़े करते हुए निकली, बहुत मज़ा आया उसके अंदर। हम लोग बातें करते थे फिल्म की और काम कर रहे हैं, ये हो गया, हाँ ठीक है चलो डन, अभी जाते कहीं बाहर घूम के आते, ऐसे ही होता था, तो वो बहुत मज़ा आया उसके अंदर। मतलब वैसे तो सारी मूवीज़ में, अभी तक सारी मूवीज़ में मज़ा आया, सारे डायरेक्टर्स के साथ, मतलब मेरा भाई जैसे ही हो जाता सबके साथ,
अभी गैरी पाजी के साथ भी बहुत अच्छा। तो वही है, अब वो यारन मुले में हैरी भट्टी सर उनके साथ भी बहुत अच्छे। अभी बॉम्बे में गया था तभी मिला था उनसे मैं, तो वो सब है। और कृष्णा, फिल्म मेकिंग प्रोसेस इज मच मोर देन वी वॉच ऑन थिएटर्स, राइट? तो बहुत सारे लोग लगते हैं एक फिल्म बनाने के लिए। हाँ। तो लेकिन जो एक कहते हैं ना लाइमलाइट है, वो एक्टर्स, अब तो डायरेक्टर्स भी ले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको एज एन एडिटर ऐसा लगता है कि रिकॉग्निशन इतनी नहीं मिलती है? हाँ, लगता है, वो तो है कि बट ये है कि काम तो मतलब रिकग्नाइजेशन तो हमको मतलब वो होता है ना कि एक बार ज़रूरत है या नहीं है, मतलब ये दो है कि देखा जाएगा तो हमें तो जिनको जो लोग हमें जानना चाहिए, जिन लोग को वो तो जानते हैं, इंडस्ट्री के सारे लोग जानते हैं, जिनके साथ काम करना है वो जानते हैं, तो उनको सबको पता है। बट लोगों के सामने बट वो हो जाए कि हमको लोग भी जाने ये हो, तो वो मुझे नहीं लगता वो तो कि वो होना चाहिए कभी का और ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉर्मल, पर लगता है कि अप्रिशिएट हो काम, बस वो है। अभी भी मैंने रिव्यूज़ भी देखे, मैंने बहुत सारे रिव्यूअर्स भी है या फिर है, वो कभी एडिट की बात नहीं करते जी। वो मुझे लगता है कि ना वो थोड़ा सा है कि मुझे लोगों का ये नहीं है कि लोग भी जाने, जैसे एक्टर लोग वो तो फ्रंट पे रहते हैं, उनको तो जानना ज़रूरी है, हमको ज़रूरत नहीं है हमको कोई जाने। बट जो रिव्यू कर रहे हैं ना, तुम ये भी देखो कि एडिट भी बहुत बड़ा पॉइंट है। तो उसको भी उसका भी बहुत बड़ा हाथ है एडिट का भी, तो एक बार उसके ऊपर भी बात करे। कोई अच्छी बुरी चीज़ें सबकी होती है, सिर्फ बात करें सबकी मूवीज़ पे या फिर कुछ भी हो, बस मूवीज़ के एडिट पे भी बात हो, एक पॉइंट वो भी हो, ये लगता है मुझे। बस वही खलती है चीज़ की जब भी रिव्यूज़ देखते किसी भी मूवी का, एडिट के बारे में बात नहीं होती, बस वो हो, लगता है अभी वो हुआ नहीं हुआ तो भी जैसे चल रहा है तो चल रहा है, बट वो है कि हो कि एडिट बहुत बड़ा पार्ट है जी फिल्म मेकिंग का। तो जी कृष्णा, आप अब ऐसे नेटफ्लिक्स या अदर OTT प्लेटफॉर्म्स पे सीरीज़ देखते होंगे, मूवीज़ देखते हैं बहुत सारी। हाँ जी। तो अब जब आप बैठ के वो सीरीज़ देख रहे होते हैं या फिल्म देख रहे होते हैं, तो ऐसे दिमाग में चलता है कि अच्छा इसकी एडिटिंग ऐसे भी हो सकती थी, या कोई रीसेंट कोई मूवी या सीन जहाँ पे आपने से गलती पकड़ी हो कंटिन्यूटी में या कुछ? बहुत सारी है वैसे तो, मतलब कंटिन्यूटी में तो बहुत सारी पकड़ी जाती है, बट हम वो सोचते हैं कि ओके हम इतना मतलब मैं उसको ये नहीं देखता कि किसी की गलती है, पर मुझे ये लगता है कि ओके हम इतना कभी कभार मुझे मेरे कि कोई सीन की याद आ जाती है जहाँ पे कंटिन्यूटी मैच नहीं होती है, मतलब वो शूट ही वैसा हुआ होता है, मैच नहीं कर सकते, किसी का डायलॉग शुरू हो जाता है बीच में या फिर किसी का डायलॉग एंड होने से मतलब वो कंटिन्यूटी हिल जाती है, तो ऐसा होता है कि यार ये मैच नहीं हो रहा। बट मुझे ना किसी और का देखता हो ना तो ये जाने दिया है, ओके ये किसी को नोटिस नहीं हो रहा है, तो यार हम इतना क्यों उस पीछे 2-3 दिन वेस्ट किया हमने, मतलब ऐसा लगता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब छोटी सी चीज़ हो वहाँ पे जाने देना चाहिए, बट हम नहीं जाने देते ज़्यादातर, क्योंकि हम वो मेक श्योर करते हैं कि वो चीज़ें पकड़ी जाए, और हम किसी और के लिए नहीं करते, हम टेक्नीशियंस सारे जितने भी है डायरेक्टर, जितने भी एडिटर या फिर जो भी काम कर रहा है इंडस्ट्री में, सबको एक डर होता है कि देखेंगे तो इंडस्ट्री वाले ही ना, टेक्नीशियंस या फिर सब लोग देखेंगे ये लोग गलती निकाल लेंगे, बाहर वालों को नहीं पता, लेमैन को नहीं पता चलता कि हाँ जमकट मार लो चलते सीन में, वो भी नहीं पता चलता। लोग एंजॉय करते हैं फिल्म को, स्टोरी को एंजॉय करते हैं, तो कभी कभार वो भी होता है, बट हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिसके साथ काम कर रहे हैं, तो उनको पकड़ में आ जाता है, तो वही है। जी कृष्णा, आपने बहुत सारी मूवीज़ एडिट की हैं एज एन एडिटर, एसोसिएट एडिटर, तो मैं ना एक लिस्ट बोलूँगी, अगर हम कहीं छूट गए हो, 1-2 चीज़ें रह गई हो तो फिर आप बताना, ठीक है? यू वर्कड इन उमरा चकी रखिया, दजीम, काका, मित्रानु शौक हथियार, ब्यूटीफुल बिल्लो, माही मेरा निक्का जया, चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़, जग्गा जिंदा है, या गर्ल राइजिंग, अश्के, असीज, हैप्पी जर्नी, तो कुछ रह गया है? लेटेस्ट प्रोजेक्ट ही रह गए बहुत सारे जी, प्लीज बताइए। हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे। 2022 के 2022 के बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब कि इस टाइम ऐसा हुआ कि शादी के बाद बहुत अच्छा ये हुआ रिस्पॉन्स, और सब काम को भी देखने लगे, सराहने लग गए, तो काम बहुत सारे निकले। अभी 5 प्रोजेक्ट आपने ऐड कर दिए और 4-5 बचे हुए। एक इंग्लिश फिल्म की US की जो फिल्म फेस्टिवल के लिए जाती है वो जाने वाली है, तो उसके लिए एक इंग्लिश फिल्म है US की है, वो एक है, और अल्लड़ वरेज एक है,
और वदाया बापू तेनू रोशन पाजी की, जिन्होंने डायरेक्ट किए खुद, तो वो एक है। और 13 कमले, और है, और कौन सी है, एक हिंदी है, उसका नाम अभी नहीं बता सकता, वो एक है, वो मतलब अभी चल रही है, उन्होंने नाम मतलब बता नहीं सकता क्या, उन्होंने नाम ही अभी ये किया हुआ है, एक दो उनके कन्फ्यूजन है, तो मुझे भी अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता, वो है, बस ये सब है। कृष्णा, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, टेक्निकल बातें करके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू बुलाने के लिए मुझे, और मुझे भी अच्छा लगा कि एडिटर को मतलब बुलाया गया पहली बार, या फिर बुलाते होंगे बट काम को थोड़ा सा अप्रिशिएट मिलता है ना जब भी कोई करता है, तो बहुत अच्छा लगता है और काम करने का मज़ा आता है, और बहुत सही है। और आपके साथ बात करके तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपने भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे, और मुझे ना मुझे ये नहीं था, कल हमारी बात हुई ना, तो मुझे ये नहीं लगा था, मुझे लगा था कि चलो एडिट के बारे में बातें होंगी, बस उतना ही होने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। मेरे फैमिली के बारे में मुझे ऐसा लगा नहीं बातें होगी, मेन था मेरा ना मेरे दिल से ज़्यादा जुड़ा हुआ, जैसे गर्ल राइजिंग के बारे में आपने बात की, जहाँ पे वो पूछा ना आपने, मैं थोड़ा सा ये हो गया यार क्या बात है यार, मतलब मुझे ऐसा लगा वो मेरे गर्ल राइजिंग ने मुझे एडिटर बनाया, मैं पहले भी बोल चुका, तो वो ऐसी मुझे बहुत सही लगा वो सब आपके मतलब शेयर करके। और बिकॉज वी वॉन्टेड टू नो यू, हम काम तो देख ही रहे हैं पर हम आपको भी जानना चाहते थे, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।